0.052 मिलियन शेयर्स आप ले पाएंगे। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स जो आप हेज की मदद से ले पाएंगे। हमसे कहा गया था हेज की आउटकम बताइए, तो हेज की आउटकम क्या है कि अगर हम अगर हमने हेज ना किया होता तो हम 9 मिलियन के शेयर लेते, हम 6 मिलियन के शेयर लेते, जो कि यकीनन इससे कम होते। हेज करने की वजह से शेयर प्राइस में जो 5% का और 8% का इजाफा आया ना, इस इजाफे की वजह से हमें जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है वो कुछ ना कुछ कंपनसेशन हमें फ्यूचर हेज से मिल गई है। यही फ्यूचर हेज का फंक्शन होता है ना कि अगर स्पॉट मार्केट में एडवर्स मूवमेंट है तो फ्यूचर में गेन आ जाता है। तो यहाँ पे हमें गेन आ गया, स्पॉट मार्केट में ये एडवर्स मूवमेंट नजर आ रही है और ये फ्यूचर मार्केट में हमें गेन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी अवेलेबल फंड्स थोड़े ज़्यादा हो गए और हम प्राइस बढ़ने के बावजूद शेयर्स ज़्यादा खरीद पाए। 9 मिलियन पे हम शेयर्स खरीदते तो कम खरीद पाते, हमारे पास 9.17 मिलियन शेयर्स हो गए हैं, 9.1 मिलियन रुपीज़ अवेलेबल हो गए हैं, हम ज़्यादा शेयर्स खरीद पाए। ये तो हो गया जी रिक्वायरमेंट जो थी पहली। एक हिस्सा था आउटकम, नेट आउटकम। तो नेट आउटकम मैंने आपसे शेयर कर ली। आपके एग्जामिनर ने आउटकम यहाँ तक मेजर की हुई थी कि फंड्स कितने अवेलेबल होंगे। मैं एक स्टेप आगे गया, मुझे लगता है कि आउटकम हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने खरीद पाएंगे इस पर करनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है जी, हेज एफिशिएंसी। अब हेज एफिशिएंसी आ गई जी। हेज एफिशिएंसी क्या होती है? गेन ओवर लॉस। अब आप देख सकते हैं दिस इज योर गेन। अब ये हेज एफिशिएंसी आप यहाँ पर शेयर पे कैलकुलेट कर लीजिए या टोटल वैल्यू पे कैलकुलेट कर लीजिए, एक ही बात है। तो पर शेयर पे कैलकुलेट करना हमें ज़्यादा आसान लगता है। हमारे पास हेज एफिशिएंसी गेन हमारे पास आ रहा है, लॉस मेजर करना कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं अगर आपसे शेयर करूँ, मैं इसी के नीचे थोड़ी सी जगह मुझे हेज एफिशिएंसी के लिए चाहिए। हेज एफिशिएंसी इज गेन ओवर लॉस, ठीक है जी, इनटू 100। तो DBL के लिए गेन इज 0.31, लॉस इज 16.20 का 5%। दिस इज द लॉस। 5% से प्राइस बढ़ी ना तो 5% लॉस है। हेज एफिशिएंसी इज 38.27% DBL की, और HOL की हेज एफिशिएंसी उसका हमारा गेन था जी 6.6 पर शेयर गेन था 6.6, और इस पे लॉस हमारा है 112.4। मार्केट स्पॉट मार्केट में 8% इजाफा आ गया इनटू 100, 73.40। ये जी हमारी हेज एफिशिएंसी आ गई। तो शेयर्स में हमने डील किया, शेयर्स फ्यूचर्स में हमने डील किया। मैकेनिज्म आपके सामने है, लगभग वही है जो करेंसीज है, इंटरेस्ट रेट है। तो मैंने जैसे आपसे पहले बात की थी, आपके पास फ्यूचर्स हैं, वो करेंसी के हैं, वो इंटरेस्ट रेट के हैं, वो शेयर्स के हैं, वो कमोडिटी के हों, फ्यूचर्स का मैकेनिज्म वही रहेगा। बाय होगा, सेल होगा, गेन लॉस निकलेगा, स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन में एडजस्ट हो जाएगा वो गेन लॉस। और सिमिलरली ऑप्शंस के लिए भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आल्दो मैंने कहा कि मैं शेयर्स ऑप्शन का क्वेश्चन आपसे जो रिसेंट टाइम में आया वो शेयर करूंगा, बट कॉन्सेप्ट वही है। कॉल है, पुट है, प्रीमियम है, एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, अंडरलाइन क्या है उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। तो ये जी हमारे पास डिस्कशन हमारी कंप्लीट हुई क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा जी, एक लास्ट क्वेश्चन में हमने शेयर्स फ्यूचर से डील करना सीखा। छोटा सा कॉन्सेप्ट एक इंडेक्स फ्यूचर्स का भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर भी हमारे लिए हेजिंग में काम आते हैं, लेकिन ये उस केस में काम आएंगे जब हम पोर्टफोलियो को हेज करना चाह रहे हैं। इनकी वर्किंग स्लाइटली डिफरेंट होती है इफ़ वी कंपेयर इट टू द शेयर्स फ्यूचर। अगर तो आपने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को या उसकी होल्डिंग को हेज करना है, तो आप उस शेयर्स के फ्यूचर में डील करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 8, 10, 15 शेयर्स का पोर्टफोलियो है और आप या पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं या पोर्टफोलियो होल्ड किया हुआ है, जिस तरह था ना करेंसी बाय करने की हेजिंग भी हो जाती है, करेंसी सेल करनी है उसकी हेजिंग भी हो जाती है, इसी तरह शेयर्स की बाय करनी है उसकी हेजिंग भी हो जाती है, और शेयर्स को फ्यूचर में सेल करना है उसकी हेजिंग भी हो जाती है। शेयर को फ्यूचर में सेल तब करेंगे जब पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो। सो एनीवेज इंडिविजुअल शेयर्स की हेजिंग में शेयर्स फ्यूचर से डील करेंगे।
लेकिन जब पोर्टफोलियो की हेजिंग में जाते हैं तो 15 शेयर्स का या 10 शेयर का पोर्टफोलियो, तो 10 या 15 शेयर्स के फ्यूचर्स में डील करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में फिर हम इंडेक्स फ्यूचर को यूज़ करते हैं। अब इंडेक्स फ्यूचर क्या होते हैं? वो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स से उन फ्यूचर्स की वैल्यू का लिंक होता है। और जनरली स्पीकिंग एक बेसिक सा मेथड जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट साइज का यहां पे यूज किया जाता है, दैट इज कि आप इंडेक्स देखते हो कितना है और इंडेक्स मल्टीप्लाइड विद बेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम जस्ट फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम कर रहा हूं नोशनल वैल्यू 10 रुपीज 10 पर पॉइंट। तो इसका मतलब अगर मार्केट में इंडेक्स 4500 प्रिवेल कर रहा है और इंडेक्स की बेस जो नोशनल वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इंडेक्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो निकलेगा इंडेक्स फ्यूचर का वो 45,000 निकलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साइज हमें हेजिंग में कैसे हेल्प करता है, इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन 42 में कुछ डाटा देते हैं, देखते हैं उस डाटा से हम इंडेक्स फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने सिर्फ आपको मकसद बताया इंडेक्स फ्यूचर हम कब यूज़ करेंगे हेजिंग के लिए, जब हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट को या पोर्टफोलियो की होल्डिंग को हेज करना चाह रहे हैं। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में बताया कि इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइज प्रिवेलिंग इंडेक्स इनटू अ नोशनल वैल्यू पर पॉइंट होता है। तो 4500 अगर इंडेक्स चल रहा है तो 10 रुपीज़ अगर उसकी नोशनल वैल्यू पर पॉइंट है तो 45,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज। हम एक इलस्ट्रेशन 42 पे जाते हैं और उससे फिर इस केस को समझते हैं। इलस्ट्रेशन 42 आपका बुक में पेज 489 पे अवेलेबल है जी। तो पेज 489 पे आप अगर आएँ, ये इलस्ट्रेशन 42 है। रिक्वायरमेंट है डेमोन्स्ट्रेट व्हाट हेज शुड बी अंडरटेकन to protect the portfolio against fall in share price. Portfolio against it fall, probably we are holding a portfolio और उसकी prices में drop का अंदेशा है, उसको कैसे hedge किया जाए। The investment manager of Moonstar Pensions Fund wishes to hedge against falling share prices using FTSE Stock Exchange future. The fund's pension portfolio comprises the following investments at 1st June X3. 4 शेयर्स हैं जी, 1 2 3 4। इनमें शेयर्स इन 1000 बताए गए हैं। इनका इक्विटी बीटा की इंप्लीकेशन भी मैं आपसे शेयर करता हूं, और इनकी प्राइस पैसाज में क्या है। ये पैसाज में प्राइस अवेलेबल है जी हमारे पास। तो ये डाटा हमारे पास है और हमसे कहा क्या जा रहा है, ये ऑन 1st जून FTSE 100 इंडेक्स इज 4200 एंड द फेस वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ₹10 पर पॉइंट, विच मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ 42,000. Demonstrate what hedge should be undertaken to protect the portfolio against fall in the share. क्या hedge बनना चाहिए यहाँ पे? अच्छा जी, अब hedge बनाने के लिए हम अगर यहाँ पे स्टेप्स देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 42, हमने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। हमें फियर है कि कल को जब हम इनको बेचने जाएंगे, जब शेयर सेल करने जाएंगे तो सेल पे हमें लॉस ना आ जाए। तो शेयर्स की सेल को हेज करना है, तो उसके लिए जो आप हेज सेटअप होगा दैट विल बी सेल इंडेक्स फ्यूचर्स। ठीक है जी, आप इंडेक्स फ्यूचर सेल कर दें। यहाँ पे कोई मेच्योरिटी डेट का जिक्र नहीं है, कब आपने शेयर्स बेचने हैं, इंडेक्स की कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी क्या, तो हम उस चक्कर में बिल्कुल जाएंगे नहीं। अब हमने इंडेक्स फ्यूचर बेचने हैं, लेकिन कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने हैं, दैट इज़ क्रिटिकल। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप वर्कआउट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड विथ कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड विद बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब इस फार्मूला की एक्सप्लेनेशन मैं आपको मज़ीद दूंगा आगे चल के, लेकिन अगर आप देखिए तो ये आपकी बेसिकली अमाउंट टू बी हेज्ड है और ये डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज है। ये तो वही बेसिक फैक्टर है, ये फैक्टर तो वही है जो हम पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज़ करते आए हैं। यहाँ पे पहले एक बीटा भी आ रहा है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन वन बाय वन हम तमाम वैल्यूज़ पहले ले आएँ, फिर हम एलैबोरेट कर लेंगे। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइज उसने में बताया हुआ है
वो आज जो चल रहा है वो 42,000 चल रहा है। बाकी अब हमें वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए, इसके लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं जी। और वो वर्किंग हम यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 4 शेयर्स हैं जी, डी, एल, एस एंड एच। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वो होगी जी आपकी शेयर्स मल्टीप्लाइड विद प्राइस, ठीक है जी। तो डी के लिए इट इज़ 600,000 इंटू 1.20, ये मैं रुपीज़ में वैल्यू ले रहा हूँ जी, ठीक है जी। पैसा में गिवन थी 400,000 इंटू रुपीज़ 0.80, 300,000 इंटू रुपीज़ 0.90 एंड देन 200,000 इंटू रुपीज़ 1.90। ये जी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हमारे पास आ गई। ये 720,000 रुपीज़ में, दिस इज़ 320,000। ये है जी आपकी 270,000, दिस इज़ 380,000। सो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 1 जून की हमारे पास अवेलेबल है जी, जिसको हम हेज करना चाहते हैं। इट इज़ 1690, ये वैल्यू हम हेज करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो अमाउंट टू बी हेज्ड 16,90,000 डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड विद बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बीटा आपका क्या होता है? इंडिविजुअल बीटास, और फिर आप लेते हैं वेटेड बीटा, और फिर आप लेते हैं इसका सम, ये बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होता है जी वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द पोर्टफोलियो। तो इंडिविजुअल बीटा हमारे पास हैं जी 0.85, 1.25, 1.3 एंड 0.6। और वेटेड बीटा आपका कैसा बनेगा? इट विल बी 720 डिवाइड विद 1690 इंटू 0.85, ये एक का वेट हो गया जी। 320 डिवाइड विद 1690 इंटू 1.25, दूसरे का वेट आ गया। 270 इंटू 1690 इंटू 1.30, ये तीसरे का वेट आ गया। और 380 डिवाइडेड विद 1690 इंटू 0.6, लीजिए जी ये चारों का वेट आ गया, और इसका सम जो होगा वो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो होगा। .94 ये बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं 37.8, इसको राउंड ऑफ करेंगे 38 कॉन्ट्रैक्ट्स में। अच्छा जी, अब यहाँ पे ज़रा अब तो जो कीजिएगा कि ये बीटा की यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या है और ये इंडेक्स फ्यूचर काम कैसे करेंगे। मैं वैसे तो अगली एग्जांपल में वो हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा समझा दूँ। हमने शेयर्स हमारे पास जो है 16,90,000 के, हमें फियर है कि इनकी वैल्यू कहीं गिर ना जाए। हमने हेज सेटअप किया सेल इंडेक्स फ्यूचर से, हमने सेल इंडेक्स फ्यूचर से हेज सेटअप कर लिया। अगर कल को जाके इंडेक्स गिरेगा, अगर कल को जाके सपोज अगर हमारी शेयर प्राइसेस गिरती हैं, शेयर प्राइसेस गिरेंगी तो हमें पोर्टफोलियो में फॉल आएगा। लेकिन शेयर प्राइसेस गिरेंगी तो शेयर प्राइसेस गिरने का मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट गिरी, स्टॉक मार्केट गिरेगी तो इंडेक्स भी तो गिरेगा। इंडेक्स गिरेगा तो हमने जो ये सेल किया हुआ इंडेक्स, इसको बाय फ्यूचर है ना, तो इसको बाय करके क्लोज करना होगा। तो सेल इंडेक्स फ्यूचर से हमारा सेटअप हुआ हुआ है। मार्केट गिरने से पोर्टफोलियो में लॉस, मार्केट गिरने से इंडेक्स गिरने से कॉन्ट्रैक्ट सस्ता होगा, सेल किया हुआ महंगा, बाय करेंगे सस्ता, तो इंडेक्स फ्यूचर में गेन। तो दिस इज द रैशनल कि मार्केट में आपके शेयर्स गिरेंगे नुकसान होगा, लेकिन मार्केट में इंडेक्स गिरेगा तो इंडेक्स फ्यूचर पे आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने सेल किया हुआ बाय करके क्लोज करना होगा। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इंडेक्स फ्यूचर का। ये वही कॉन्सेप्ट है जी, एक तरफ गेन तो दूसरी तरफ लॉस। अब बीटा का कॉन्सेप्ट ले लीजिए।
बीटा के लिए आप इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिंकेज समझने के लिए अब आप देखिए कि हमने बीटा का मतलब क्या पढ़ा था कि बीटा इज द मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी। बीटा किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी का मेजर है, वॉलेटिलिटी का मेजर है। तो इसका मतलब अगर मार्केट गिरती है तो शेयर की प्राइसेस भी गिरती हैं। बीटा की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब मार्केट में ड्रॉप अगर इस केस में 100 रुपए का है तो हमारे शेयर में 94 रुपीज़ का ड्रॉप आना है, और मार्केट में इजाफा अगर 100 रुपए का है तो हमारे शेयर में इजाफा 94 रुपीज़ का आना है। हमारे शेयर्स का बीटा 0.94 है, हमारे पोर्टफोलियो का बीटा 0.94 है। इसका मतलब अगर हम 100 रुपये शेयर्स में हमारी 94 रुपये की कमी हुई है और हमने जितने के शेयर्स हैं उतने के ही फ्यूचर लिए हुए हैं, तो 94 की कमी से अगेंस्ट हमें फ्यूचर में 100 रुपये का फ़ायदा आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो हमने तो मिसमैच नहीं करना, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर के उतने लेने हैं कि भाई 94 रुपये का अगर हमें शेयर्स में लॉस आता है तो फ्यूचर में भी हमें 94 रुपये का ही फ़ायदा है। तो ये चीज़ हमने किस तरह एडजस्ट की कि हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से डाउनवर्ड एडजस्ट कर दिया। मैं फिर बताता हूं, चूंकि हमारा बीटा पोर्टफोलियो का 94 है, इसका मतलब अगर हमें शेयर्स में 94 का नुकसान आएगा तो सेम वैल्यू के इंडेक्स फ्यूचर में हमें 100 रुपये का फ़ायदा आ जाएगा। तो हमने कहा जी हमें तो 100 रुपये का फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें तो कम फ़ायदा चाहिए। तो वो कम फ़ायदा हमने कैसे लिया, हमने अपने इंडेक्स फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया। हमने यहाँ पे तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल रही थी 42 कॉन्ट्रैक्ट्स की, लेकिन हमने 42 नहीं लिए, हमने 38 ले लिए, क्योंकि हमने हिसाब क्या लगाया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो 42 कॉन्ट्रैक्ट्स के बराबर है, लेकिन 42 कॉन्ट्रैक्ट का लॉस जो है वो 38 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के गेन से ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स तो मार्केट का, और मार्केट का बीटा 1 होता है और हमारे पोर्टफोलियो का बीटा मार्केट से कम है, तो हमारा जो लॉस होगा वो कम फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट से कंपनसेट हो जाएगा। हमने इसलिए इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। सो बहरहाल इंडेक्स फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में एक ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की कैलकुलेशन का फार्मूला है जिसमें बीटा एडजस्ट हो रहा है, और एक इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट साइज का कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट। इसी मैकेनिज्म को थोड़ा कंप्लीट करने के लिए इसका नेक्स्ट इस इलस्ट्रेशन का एक और हिस्सा देखते हैं, इलस्ट्रेशन 43 में, उसकी कंटिन्यूशन ही है। कहते हैं जी लेट्स अज्यूम ऑन 31 अगस्त, हमने 1 जून को हैज सेटअप किया, तो जून का महीना गुजरा, जुलाई का महीना गुजरा, अगस्त का महीना गुजरा, 3 महीने गुजरे। लेट्स अज्यूम ऑन 31 अगस्त द मार्केट वैल्यूज ऑफ शेयर्स इन पोर्टफोलियो वाज एज फॉलोज। हमारी शेयर प्राइसेस बदल गई हैं और हम देख रहे हैं हमारी शेयर प्राइसेस ड्रॉप हो गई हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं इंडेक्स भी 3800 पे आ गया। तो बताइए ये क्या हुआ। तो भाई शेयर प्राइसेस इंडेक्स 3800 पे आया है, तो हम देखते हैं हमें स्पॉट मार्केट में कितना लॉस हुआ और फ्यूचर में कितना गेन हुआ। दिस इज़ व्हाट वी विल मेजर नाउ। हम 43 में देखेंगे हमें गेन ऑन इंडेक्स फ्यूचर आएगा। वो गेन कैसे आया, हमने सेल किया था कॉन्ट्रैक्ट 42,000 पे, और जब हम अब बाय करेंगे तो वो करेंगे 3800 इंटू 10, वो हम करेंगे 38,000 पे। इसका मतलब हमें आ रहा है गेन 4,000 का पर कॉन्ट्रैक्ट, और हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए, 38, तो हमारा टोटल गेन बन जाएगा इस केस में 4,000 रुपीज़ इंटू 38, 152,000। और अब हम देखते हैं हमारी लॉस ऑन पोर्टफोलियो कितना है हमारा। तो लॉस ऑन पोर्टफोलियो के लिए हम देखेंगे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो माइनस ओपनिंग वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, 16,90,000, वो मैं वैल्यू एज इट इज़ फीड करता हूँ। तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हम यहाँ पे ही मेजर कर लेते हैं। हमारे शेयर्स 6 लाख शेयर्स थे, एक इनकी प्राइस चलेगी 1.1 पे। फिर हमारा दूसरे शेयर्स थे 4 लाख, इनकी प्राइस चलेगी 0.75 पे। तीसरे शेयर थे हमारे 3 लाख,
इनकी प्राइस चलेगी हमारी 0.8 पे, चौथे शेयर से हमारे 2 लाख, इनकी प्राइस हमारी चलेगी 1.65 पे, और -16,90,000 जब हम ये करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है हमारा पोर्टफोलियो में जो लॉस आ रहा है इट इज़ 160,000। पोर्टफोलियो का लॉस कैलकुलेट करें तो इट इज़ 160,000। और अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1,60,000 का लॉस था, 1,52,000 का गेन हो गया, तो हमें नेट लॉस इट इज़ ₹8,000। मकसद जो हेज का होता है कि स्पॉट मार्केट का लॉस फ्यूचर के गेन से कंपनसेट हो जाए, तो हमें सिर्फ 8,000 का फ़र्क रह गया, और इसको हम हेज एफिशिएंसी के टर्म में भी मैयर कर सकते हैं। हेज एफिशिएंसी इज़ गेन ओवर लॉस 152/160। ये जी 95% हमारी हेज एफिशिएंसी है। सो इंडेक्स फ्यूचर से कैसे डील करने हैं उस पर मैंने थोड़ी सी आपसे डिस्कशन की। पोर्टफोलियो को जब आपने हेज करना है तो पोर्टफोलियो की हेजिंग के लिए हम इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल शेयर्स हैं तो जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी थी, कैप्टन प्राइवेट लिमिटेड का सवाल देखा था, वहाँ पे हम इंडिविजुअल शेयर्स के फ्यूचर में डील कर लेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो से डीलिंग है तो पोर्टफोलियो के लिए हम इंडेक्स फ्यूचर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। विंटर 19 की 10 का क्वेश्चन 4 है। इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले देखते हैं ये पार्ट, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए पे फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं। डिटर्मिन द नेट प्रॉफिट ओब्लिक लॉस फॉर GIL इफ एडवाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोर्ड हैज़ बीन फॉलोड। प्रॉफिट लॉस क्या होगा अगर बोर्ड की एडवाइस को फॉलो किया जाए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 30th November 2019. On 1st September 2019, Greenline Investment Limited GIL bought 3 months shares options. 1 सितंबर को, मतलब 30 नवंबर पे हम खड़े हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने गुजर चुके हैं। 3 महीने पहले हमने 3 months शेयर ऑप्शंस बाय की थी, which can be exercised at any time up to its maturity, that is 30th November. 3 months option थी, उनकी maturity भी 30th November ही थी। While approving the investment in options, GIL's investment board advised the management as follows: exercise 60% of the option when option yields 10% at any time. जब भी ऑप्शन पे 10% का मुनाफा आए आप 60% ऑप्शन बेच दीजिए। 10% का मुनाफा ऑप्शन से क्या मुराद है, आई एलैबोरेट व्हेन वील गो थ्रू द डाटा। एक्सरसाइज फर्दर 40%, बाकी जो 40% ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर लेना इफ इट यील्ड 20% एट एनी टाइम प्रॉफिट। फॉर ऑल रिमेनिंग ऑप्शन एट 30th November एक्सरसाइज ऑप्शन इफ दे आर इन द मनी। इन द मनी ऑप्शन की टर्म यूज की जाती है। ऑप्शन के बारे में एक चीज तो आपको पता है ना कि ऑप्शन विल ओनली बी एक्सरसाइज इफ they will result in a profit to the holder. अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करने में होल्डर को नुकसान होता है तो ऑप्शन आर अलाउड टू लैप्स। इन द मनी ऑप्शन से मुराद होती है एन ऑप्शन विच विल रिजल्ट इन प्रॉफिट टू द होल्डर। तो उसने कहा जी जो ऑप्शन इन द मनी है उसको एक्सरसाइज कर लीजिए। तो उसने तरीका क्या बताया कि आपने 1 सितंबर को जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे ऑप्शन में, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने जा रहे थे, तो मैनेजमेंट को क्या एडवाइस मिली, जब आपको 10% मुनाफा नजर आए ऑप्शन पे 60% ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना। जब आपको 20% मुनाफा नजर आए ऑप्शन पे बाकी के 40% ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना। और ऐसी तमाम ऑप्शन जिनमें आपको 10% और 20% मुनाफा कमाने की ऑप्शन का मौका नहीं मिला, उन तमाम ऑप्शंस को आप 30 नवंबर को देखना कि अगर तो वो इन द मनी है, बेशक थोड़ा मुनाफा है, 2% 4% भी है, तो 30 नवंबर को उनको एक्सरसाइज कर लेना। और ये बात तो क्लियर है, जो ऑप्शन आउट ऑफ मनी होती है जिस पे हमें नुकसान होता है वो ऑप्शन तो कभी एक्सरसाइज की नहीं जाती, वो तो लैप्स होने दी जाती है। बहरहाल इस स्ट्रेटजी के तहत फिर हमें डाटा दिया गया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। 4 शेयर्स हैं जी हमारे पास, LP1, SP2, BD3 एंड NM4, ये 4 शेयर्स हैं जी। टाइप्स ऑफ ऑप्शन जो हमने बाय की हैं, 2 कॉल हैं, कॉल का मतलब ऑप्शन टू बाय, 2 पुट हैं,
मतलब ऑप्शन टू सेल। कितने शेयर्स की ऑप्शन है? 2,50,000, 10 लाख, 5 लाख और 3 लाख, इतने शेयर्स की ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू बाय 2,50,000 शेयर, पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल 5 लाख शेयर BD3 के बारे में। एक्सरसाइज प्राइस की टर्म से आप फेमिलियर हैं और ये सारा डाटा रुपीस पर शेयर है। ऑप्शन प्रीमियम, हर शेयर का प्रीमियम कितना हमने पे किया पर शेयर। 3 मंथ हाई, पिछले जो 3 महीने गुजरे हैं उनमें 3 मंथ हाई क्या लगा है किसी भी शेयर का, और किसी भी शेयर का 3 मंथ लो क्या रहा है पिछले 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 3 मंथ लो किसी कंपनी का क्या रहा है, और 30 नवंबर को स्पॉट क्या चल रहा है। ये डाटा है जी। रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर GIL इफ एडवाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोर्ड हैज बीन फॉलोड। अगर आप एक लम्हा सोचें तो ये बड़ा ही आसान सवाल है। मैं आपको पहली LP1 से समझाता हूं केस से। LP1 में आपने 240 रुपए के हिसाब से कॉल ऑप्शंस ली हैं। कॉल ऑप्शन मतलब यू हैव एन ऑप्शन टू बाय शेयर एट 240, और हमें कहा गया है कि 60% ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेनी है जब 10% मुनाफा है। 10% मुनाफे से मुराद क्या है कि 240 का शेयर खरीदो और 10% मुनाफे के साथ ये बनता है जी 10% मुनाफे के साथ 240 × 1.1 264 का बेचो। तो अब बताओ क्या पिछले 3 महीनों में इसकी प्राइस 264 से ऊपर गई होगी? आंसर इज यस, यकीनन गई होगी। इसकी प्राइस तो 304.6 तक गई है। तो भाई आपने 2,50,000 शेयर्स की ऑप्शन ली हुई है, 60% ऑप्शन आपने 10% मुनाफे पे बेच देनी है, फिर बाकी 20% मुनाफे बेचनी है। तो देखिए क्या इसमें 20% मुनाफा भी आया है, 240 × 1.2, तो 20% मुनाफे का मतलब 288 तक। तो भाई यस, हमारी ये प्राइस तो 304 तक गई, तो यकीनन इस पर 20% मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी आई। तो 340 की आपकी ऑप्शन है, 240 की आपकी ऑप्शन है, 60% आपने शेयर सेल कर दिए ऑप्शन एक्सरसाइज करके 10% मुनाफे पे, और 40% शेयर आपने बेच दिए 20% मुनाफे पे, और इसमें से आपने प्रीमियम अपना लेस कर देना है और आपका प्रॉफिट आ जाएगा इस ट्रांजैक्शन पे। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमसे उसने हर शेयर, हर ऑप्शन को हमने इसी तरह वैल्यूएट करना है कि भाई कितने टोटल जो ऑप्शन हम ले रहे हैं इसमें से कितने 10% मुनाफे पे मटेरियलाइज होंगी, कितनी 20% पे होंगी, और कितनी मैच्योरिटी पे 30 नवंबर को मटेरियलाइज होंगी। मैं 1 बाय 1 इसी अंदाज में आपसे एवैल्यूएशन डिस्कस करता जाता हूँ। मैं एक एक ऑप्शन को अलहदा डिस्कस करूँगा। ये हम डिस्कस करें जी विंटर 2019 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल नहीं है, ये रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इस हमारी नोट्स में ये शामिल नहीं है। तो हम 1 बाय 1 डाटा को मैनेज करते चलते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे एक कंपनी, जो पहली हमारी कंपनी है LP1, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। मैं समरी में प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहा, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग पे आपके साथ ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। LP1। अच्छा जी, हमारे पास हमारी एक्सरसाइज प्राइस क्या है? मैं डाटा अगर रेंज करूँ, हमारी एक्सरसाइज प्राइस है इसकी जी 240, और 10% प्रॉफिट के लिए प्राइस क्या चाहिए? 240 × 1.1, वो बनती है जी 264, और 20% मुनाफे के लिए प्राइस क्या बनती है जी 240 × 1.2, वो है जी 288, और 3 मंथ हाई प्राइस क्या रही है? वो रही है जी 304.6। तो मैंने जैसे आपसे शेयर किया, ये प्राइस का एनालिसिस बता रहा है कि हम अपने 60% शेयर्स बेचेंगे इस प्राइस पे, 40% शेयर बेचेंगे इस प्राइस पे बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। ठीक है जी। तो हमारा टोटल मुनाफा जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा? मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन अगर इसकी शेयर करूँ आपसे, हमने टोटल 2,50,000 शेयर्स की ऑप्शन ली हैं। 2,50,000 शेयर्स में से जो 60% ऑप्शन है वो 2,64,000 की बिकेंगी,
और 2,50,000 शेयर्स में से जो 40% ऑप्शन है वो 288 की बिकेंगी, और तमाम ये शेयर्स जो हम ख़रीदेंगे, माइनस मैं कर रहा हूँ 2,50,000, ये तमाम शेयर्स हमने ख़रीदे होंगे 240 के, और ये ऑप्शन लेने के लिए हमने प्रीमियम भी पे किया होगा, वो भी माइनस कर देते हैं। 2,50,000 शेयर्स का हमने प्रीमियम पे किया होगा 7 रुपये के हिसाब से। लीजिए जी, यहाँ से हम प्रॉफिट मेजर कर सकते हैं कि LP1 का हमारा प्रॉफिट क्या बनेगा। जी, हमारा यहाँ पे जो मुनाफा आएगा इस LP1 के ऊपर, दैट विल बी ₹6.65 मिलियंस। ये LP1 की कहानी है जी हमारी। मैं इसको SP2 पे भी अप्लाई करते हैं, फिर मज़ीद इस पे डिस्कशन थोड़ी करेंगे। SP2 पे भी इसको पहले अप्लाई कर लेते हैं, फिर कोई मैं इसको मज़ीद एलैबोरेट कर दूंगा। SP2 का भी डाटा हम इसी अंदाज में अरेंज करें। यहाँ पे भी हमारे पास कॉल ऑप्शन है SP2 में। इसकी एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास अवेलेबल है जी SP2 में 16। 10% मुनाफे का मतलब ये प्राइस 16 इंटू 1.1 17.60, और 20% मुनाफे का मतलब ये प्राइस जाएगी 16 इंटू 1.2, ये 19.2, और इस केस में हमारी 3 मंथ जो हाई रही है प्राइस, दैट इज़ अवेलेबल एज 19। और यहाँ पे हमें फिर स्पॉट प्राइस ऑफ 30 नवंबर भी चाहिए। इट इज़ गिवन एज 17.80। अच्छा जी, अब ज़रा इसको भी उसी अंदाज में वैल्यूएट की जैसे हमने पहले किया था। हमें कहा गया है कि आप 60% शेयर्स बेच देंगे अगर आपको 10% मुनाफा मिले। तो हमारा हाई तो 19 तक गया है, क्या हमें 10% मुनाफे का मौका मिला होगा? आंसर इज़ यस। 19 तक मैक्सिमम प्राइस की है, 10% मुनाफे का मतलब 17.6 तक अगर हमारी प्राइस चली जाती है तो ये कॉल ऑप्शन, इस पे बाय करो, इस पे बेचो, 10% मुनाफा कमाओ। तो ये 60% शेयर्स तो हमने यकीनन बेचे हैं। 40% शेयर्स हमने तब बेचने थे, ऑप्शंस हमने तब एक्सरसाइज करनी थी जब 19.2 पे प्राइस जाती। तो क्या प्राइस कभी 19.2 पे गई? आंसर इज नो। इसका मतलब ये शेयर्स हमने 40% यहां पे नहीं बेचे। फिर तीसरा स्टेप आता है कि जो शेयर्स आप पीछे नहीं बेच पाए वो आप 30 नवंबर का वेट करें और देखिए कि ऑप्शन इन द मनी है। ऑप्शन इन द मनी से मुराद क्या हम 30 नवंबर को ऑप्शन एक्सरसाइज करें, इसमें फ़ायदा है? तो आंसर इज 30 नवंबर को कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब 16 पे शेयर खरीदो और 17.8 पे बेचो। तो 30 नवंबर को भी ऑप्शन एक्सरसाइज करने में फ़ायदा है। इसका मतलब 30 नवंबर को हम बाकी शेयर्स 40% यहाँ बेचेंगे। सो 60% हमने 60% शेयर हमने बेचे, 10% मुनाफा जहाँ पे मिला, और 40% शेयर हमने बेचे 30 नवंबर को, क्योंकि हमें 20% मुनाफे का मौका नहीं मिला, और 30 नवंबर को ये ऑप्शन इन द मनी थी, हमने वहाँ पे एक्सरसाइज की। अब इसी अंदाज में हम, जैसे ऊपर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, हम इसका भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जी। हम इसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ चलें तो इसके हमने टोटल शेयर्स लिए थे जी, ऑप्शन ली थी 1 मिलियन की। तो 1 मिलियन ऑप्शन का 60% हम एक्सरसाइज करेंगे, बेचेंगे 17.6 पे। 1 मिलियन ऑप्शन का 40% हम बेचेंगे 17.8 पे, और 1 मिलियन ऑप्शन ये तमाम हमने कॉल ऑप्शन बाय की होंगी 16 पे। सॉरी, ये कॉस्ट है तो कॉस्ट हम लेस करेंगे, और एक और कॉस्ट जो हमने इसका प्रीमियम पे किया होगा वो ₹1 है। तो 1 मिलियन इंटू 1, ये जी हमारे प्रॉफिट की कैलकुलेशन दूसरे शेयर SP2 की, इस पे भी इसी अंदाज में करते हैं। दूसरे केस में हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है इट इज़ ₹0.68 मिलियन। ये हमारे SP2 का प्रॉफिट आ गया जी। ये दो हमने कॉल ऑप्शन वैल्यूएट की हैं, ये भी कॉल ऑप्शन थी, आपको जहन में रखना है, और ये भी आपकी कॉल ऑप्शन थी। अब हम तीसरे शेयर की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास पुट ऑप्शन है जी। BD3 तीसरा शेयर हम देखते हैं, BD3, ये हमारे पास पुट ऑप्शन है। अच्छा जी, पुट ऑप्शन में हम डाटा अगर उसी तरह एनालाइज करें, सबसे पहले एक्सरसाइज प्राइस आ गई जी हमारे पास। जो एक्सरसाइज प्राइस हमने ली थी वो थी 158.60।
अच्छा तो जो यहां पे कीजिएगा, पुट ऑप्शन का मतलब है हमारे पास ऑप्शन टू सेल है। ऑप्शन टू सेल है तो इसमें प्रॉफिट कब आएगा? जब मार्केट में प्राइस आपकी लो हो। क्या आप लो प्राइस पे खरीदो और हाई पे बेच दो, तभी प्रॉफिट आता है ना। तो यहां पे 10% प्रॉफिट या यील्ड का मतलब क्या होगा? 158.6 इंटू 0.9, ये आपका 10% मुनाफा है, 142.74। और 20% मुनाफे का मतलब यहां पे क्या है कि मार्केट में प्राइस और नीचे 158.6 इंटू 80% पे 0.8 पे आ जाए, 126.88। अब हम देखते हैं कि हमारी 3 मंथ लोस्ट क्या रहा, क्योंकि अब प्राइस गिरने में हमें फायदा है। कॉल ऑप्शन में हमें प्राइस के इजाफे में फायदा था, पुट ऑप्शन में प्राइस के गिरने में फायदा है। सो वी आर लुकिंग एट 3 मंथ लो। तो बीडी में 3 मंथ लो इज 150, लीजिए जी 150। अब आप एवेल्युएट कीजिए हमें कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है। हमें कहा गया कि 60% आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो अगर प्राइस 142.74 पे आए। तो बताइए क्या प्राइस 142 पे आई? आंसर इज नो। हमें कहा गया 40% शेयर्स आप बेचिए जब प्राइस आपकी 126 पे आए। तो क्या प्राइस 126 पे गई? तो आंसर इज प्राइस तो 150 से नीचे गई ही नहीं। इसका मतलब ना 60% आपने इधर बेचे ना 40% इधर बेचे। इसका मतलब आपको फिर सारे के सारे शेयर्स को वैल्यूएट करना पड़ेगा 30 नवंबर को, और 30 नवंबर की प्राइस हमें बताई गई है 155। और आपको यहां पे देखना है क्या आपको 100% शेयर जो बचे हैं यहां पे बेचने हैं? दैट डिपेंड्स। क्या ऑप्शन इन द मनी है? तो आपके पास ऑप्शन है टू सेल शेयर एट 158.6। मार्केट में शेयर बिकता है 1.55 का। इसका मतलब आप आसानी से मार्केट से 155 का खरीद के ऑप्शन के थ्रू महंगा बेच सकते हैं, आपको फायदा नजर आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स 100% शेयर्स आपके इस प्राइस पे आप बाय करके इस प्राइस पे सेल कर रहे होंगे। तो यहाँ से अब आप मुनाफा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं एफिशिएंट आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे तमाम शेयर्स पे यहाँ पे जो मुनाफा आएगा, हमारे पास ऑप्शंस हैं जी 5 लाख शेयर्स की, ठीक है जी। 5 लाख शेयर्स या 0.5 मिलियन शेयर्स की ऑप्शन है, और हमें मुनाफा क्या आने वाला है? हम 158.6 का शेयर बेच रहे हैं, 155 का खरीद के। एक हमारी ये कॉस्ट और एक प्रीमियम हमारी कॉस्ट है। यहाँ पे प्रीमियम हमारा है जी 4.50। इनफैक्ट यहाँ पे मुनाफा नहीं, मुझे लगता है शायद लॉस पे ही हम जा रहे हैं, क्योंकि आप जब कैलकुलेट करेंगे 158.6 माइनस 155 माइनस 4.5 तो ये आपको 0.9 का लॉस आ रहा है। आपको जी लॉस आ रहा है ₹0.45 मिलियंस का। और ये लॉस आपको यहाँ पे ऑप्शन में कहा जा सकता है जी लॉस क्यों? ऑप्शन में तो लॉस होता नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन में आप जब डिसीजन लेते, ये कॉस्ट तो आपकी संक हो चुकी होती है। डिसीजन तो आप यहाँ पे ले रहे हो कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, तो यहाँ पे ये तो संक कॉस्ट है, ये तो डिसीजन में कंसिडर ही नहीं होनी। डिसीजन तो आपने यहाँ लिया है और ऑप्शन आप एक्सरसाइज करोगे। ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो आपका नुकसान 0.45 है। अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका नुकसान 0.45 इंटू 4.5 मिलियन आना था, 0.45 मिलियन शेयर्स इंटू ₹4.5। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज ना करते तो आपका नुकसान ज़्यादा होता, आपका नुकसान 2.25 मिलियन होता। बेसिकली 2.25 मिलियन की जगह आपका नुकसान 0.45 आ गया, क्योंकि आपने इतने रुपीस पर शेयर कमा लिया है, ठीक है। तो इस केस में आपका लॉस आ रहा है 0.45 मिलियन। अब हम चौथे सिनेरियो को वैल्यूएट करते हैं, विच इज़ NM4। NM4 ये भी पुट ऑप्शन है, इसमें भी डाटा हम उसी तरह अरेंज करते हैं जी। सबसे पहले एक्सरसाइज प्राइस लें। एक्सरसाइज प्राइस है जी 285.5। 10% प्रॉफिट का मतलब आपकी प्राइस आ जाए 285.5 से 10% नीचे, और 20% मुनाफे का मतलब
आपकी प्राइस आ जाए 285.5 से 20% नीचे, एंड हम फिर इसमें भी क्योंकि पुट ऑप्शन है, हम लो प्राइस मार्केट में लो जाएगा तो इंटरेस्टेड हैं। 3 मंथ लो देखते हैं क्या रहा। 3 मंथ लो जो रहा वो 255 पे रहा है। अब हम एवेल्यूएट कर लेते हैं जी। एवेल्यूएशन में जाएंगे तो हमें कहा गया कि आपने 60% शेयर बेच देने हैं अगर प्राइस 256 पे आए। तो हम देखते हैं क्या हमारी प्राइस 256 पे आई, तो भाई 3 मंथ लो 255 है तो यकीनन ये प्राइस टच हुई है, हमारे 60% शेयर यहाँ पे बिक गए। फिर हम देखते हैं हमें कहा गया 40% शेयर बेच देने हैं जब प्राइस 228 पे आए। तो क्या प्राइस 228 पे आई? द आंसर इज नो, प्राइस तो कभी 228 पे नहीं आई, ये शेयर तो नहीं बिके। फिर तीसरा स्टेप आता है 30 नवंबर की प्राइस। देखो 30 नवंबर की प्राइस हमें इस क्वेश्चन में अवेलेबल है जी 290, इट इज़ 290। तो अब बताइए हमारे 40% शेयर हमारे पास हैं, क्या हमें वो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है? हमारे पास पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन का मतलब हमें ऑप्शन के अगेंस्ट 285.5 पे शेयर्स बेच सकते हैं। तो मार्केट में शेयर 290 का बिकता है, क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहोगे आप? द आंसर इज नो। इसका मतलब आप सिर्फ 60% ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, बाकी 40% आपकी लैप्स हो रही हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी अंदाज में प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा प्रॉफिट यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा, हमने ऑप्शन एक्सरसाइज की हैं 60%। टोटल कितनी ऑप्शन थी? 3 लाख। 3 लाख ऑप्शंस में से 0.3 मिलियन में से हमने 60% ऑप्शन एक्सरसाइज की हैं और उन पे मुनाफा हमने कमाया है 285.5 माइनस 0.3 मिलियन की 60% ऑप्शन हमने एक्सरसाइज की हैं और उन पे मुनाफा कमाया हमने। अब यहाँ पे मैं पिछले पार्ट की तरह कमीशन लेस नहीं कर रहा, क्योंकि कमीशन हमें अलहदा कैलकुलेट करनी है। कमीशन तो हमने 60% पे नहीं, सारे के सारे शेयर्स पे की भी है। पीछे चूंकि हमारे सारी ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही थी, 5 लाख की ऑप्शन थी, 5 की 5 लाख ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही थी, इसलिए प्रीमियम भी मैंने यहीं पे ही मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया था। लेकिन इस केस में हमारी 3 लाख नहीं, 3 लाख का 60% ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही है, प्रीमियम तो सारी ऑप्शन पे होना है, उसको इसलिए हम अलहदा ट्रीट करेंगे। सिंपल P&L हम बना रहे हैं, यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पे नहीं है। ₹2.739 मिलियन, ये जी हमारा प्रॉफिट है 4th सिनेरियो में। सो चारों सिनेरियोज में मैंने इंडिविजुअली आपके सामने हर एक का प्रॉफिट लॉस अलहदा कैलकुलेट कर दिया है। हमसे कहा गया था प्रॉफिट लॉस ऑप्शन पे P&L बनाइए। तो ऑप्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, ऑप्शन होती क्या है? ऑप्शन इन द मनी की टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई, तो वो मैंने आपको एलैबोरेट कर दिया। ऑप्शन इन द मनी से मुराद होता है इफ एक्सरसाइज्ड इट विल रिजल्ट इन अ गेन। ऑप्शन इज ओनली एक्सरसाइज्ड इफ इट इज इन द मनी। इफ ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी देन इट इज अलाउड टू लैप्स। आउट ऑफ मनी ऑप्शन से मुराद option which if exercised will result in a loss to the holder। तो when it will result in a loss, why holder will exercise it? ठीक है जी। सो ऑप्शन आउट ऑफ मनी कभी एक्सरसाइज नहीं की जाती, ऑप्शन इन द मनी एक्सरसाइज की जाती है। और ऑप्शन इन द मनी एक्सरसाइज करना, करेंसी में भी हमने कैसे फैसला किया जाता है सीखा। हमने इंटरेस्ट रेट में भी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर पे बात की, कैसे एक्सरसाइज की जाती है। और हमने यहाँ पे शेयर्स पे भी बात की कि ऑप्शन एक्सरसाइज करने का फैसला कैसे किया जाता है। एक चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए कि ऑप्शंस के केस में जो प्रीमियम होता है दैट इज़ द संक कॉस्ट। हम एक्सरसाइज का फैसला सिर्फ एक्सरसाइज प्राइस को प्रिवेलिंग जो प्राइस है उससे कंपेयर करके करते हैं। सो ये जी आपके पास फ्यूचर ऑप्शंस का क्वेश्चन था। अगर इसको देखा जाए तो 12 नंबर का एक बहुत ही आसान सवाल था। अगर किसी बच्चे के जहन में फियर ऑफ अननोन ना हो तो, और आपको पता है कि ऑप्शन का मतलब ऑप्शन ही होता है भाई, वो करेंसी की हो या शेयर्स की हो या गंदम की हो, ऑप्शन का मतलब ऑप्शन है। कॉल पुट सब वैसे ही चलता है। और अगर आपको पता है फ्यूचर का मतलब फ्यूचर होता है, वो शेयर्स पे हो, कमोडिटी पे हो, वो करेंसी पे हो, तो इस तरह के सिनेरियोज को हैंडल करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आप अननोन चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पढ़ते सिर्फ ये देख लिया भाई ये शेयर्स हैं और कॉल और पुट की बात हो रही है, तो शेयर्स कॉल और पुट तो क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था या मैंने किताब में नहीं पढ़ा था, तो शायद मैं नहीं कर सकता, तो आप जहन अप्लाई ही नहीं करते
और फिर यकीनन आप कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाते, कुछ स्कोर ही नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जो है ओवरकम आपको करने की ज़रूरत है कि फ़ियर ऑफ अननोन जहन से निकालना है। इसका पार्ट भी तो बिल्कुल ही बोनस था, डिस्कसिव था, वो तो अगर आपने किताब पढ़ी हुई है तो किसी भी किताब में ये पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट था। ब्रीफली डिस्कस रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन एंड ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर और ट्रेडेड ऑप्शन का कंपैरिजन है, ये जस्ट रीडिंग असाइनमेंट है, इनको आप रीड थ्रू कर लीजिएगा, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है यहाँ पे। इसके बाद जो हमारी डिस्कशन ऑफ का एरिया रह गया है वो हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के पोर्शन में से एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। ठीक है जी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हमारा एजेंडा वो नेक्स्ट लेक्चर का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कवर करेंगे। सब्सटेंशली हमारा ये पोर्शन शायद या फुली ही कवर हो जाए नेक्स्ट लेक्चर, जो नेक्स्ट वीक में हमारे इंशाअल्लाह आएगा। जिसके बाद हम मूव करेंगे एज़ पर आवर डिस्कशन, हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे जाएंगे और उसके साथ लीनियर प्रोग्रामिंग का एक टूल है जो हमें पढ़ना है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नेक्स्ट वीक हम एक लेक्चर में शायद हमारा कवर हो, मार्जिनली शायद ओवररन हो तो हो, लेकिन नेक्स्ट वीक में हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन है उस पर काम हमारा शुरू हो जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पोर्शन में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आपके पास है, बजटिंग आपके पास है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग है। बजटिंग के नोट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल कर दिए गए हैं, लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए गए हैं। हमें जो कवर करना है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग विद लीनियर प्रोग्रामिंग कवर करना है, हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस को कवर करना है, हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कवर करना है और हमें ट्रांसफर प्राइसिंग को कवर करना है। तो नेक्स्ट वीक से इंशाअल्लाह हमारी डिस्कशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पोर्शन पे शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।